हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड स्ट्रक्चर है। आज इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका बेनिफिट्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बेसिकली होती क्या है। ठीक है, अगर मैं लेमन टर्म्स में बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बेसिकली किसी भी कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें पावर डिफाइन होती है, जिसमें अथॉरिटी डिफाइन होती है, उसके बेसिस पे ही जो है काम होता है। ठीक है, ये एक लेमन टर्म में है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इज अ वे टू स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटीज एंड विद द चेन ऑफ कमांड्स बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी को मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है वो एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी यूज करते हैं और चैन ऑफ कमांड यूज होती है। ठीक है, के साथ जो चैन ऑफ कमांड है वो यूज होती है ताकि एक डिस्टिंग्विश जो है जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट लेवल पे बना रहे और उसके बेसिस पे काम होता रहे। ठीक है, तो ये है बेसिकली दोस्तों। अब अगला है कि एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स टू डिटरमाइन द कंपनी लीडरशिप हायरार्की एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है एक तरह से डिटरमाइन करता है, बताता है कि कंपनी में जो लीडरशिप हायरार्की है वो कैसी है और इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है वो ये बता रहा है कि ये बहुत ही क्रिटिकल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करने में किसी भी एम्प्लॉय की, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो। ठीक है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है किसी भी एम्प्लॉय की आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये होना बहुत जरूरी। तो इट्स वेरी क्रिटिकल दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। जो अगला है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आता है वो है फ्लैट स्ट्रक्चर। अब फ्लैट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां आ रही हैं, इतनी सारी जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं वहाँ पे आप ज़्यादा नोटिस करेंगे कि एम्प्लॉयज़ कम होते हैं। अब जहाँ एम्प्लॉयज़ कम है तो वहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर रखा जाता है। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वहाँ अथॉरिटी सबके पास होती है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती, वहाँ सबके पास इंडिविजुअल काइंड ऑफ अथॉरिटी होती है। लेकिन जो मेन डायरेक्टर या मेन जो सीईओ है उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा अथॉरिटी होती है। ठीक है, क्योंकि वहीं से जो है इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। बाकियों के पास जो है नॉर्मल रेस्ट ऑफ द सेम अथॉरिटी होती है दोस्तों। ठीक है, ये नया प्रकार का स्ट्रक्चर मॉडल है जो आजकल यूज हो रहा है स्टार्टअप्स में। अब दूसरा आता है लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर या मैं बोलूँ कि बहुत पुराने प्रकार का स्ट्रक्चर मॉडल है जो कि हमेशा से यूज होता आया है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, ये हायरार्किकल वाइज जो है स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले कंपनी का सीईओ होता है, फिर उसके नीचे डायरेक्टर होते हैं, फिर उसके नीचे दूसरे अथॉरिटी वाले होते हैं जो कम लेवल के होते हैं, जो डायरेक्टर हैं उनसे नीचे, फिर उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे करके ये जो है एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो लाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये बहुत सारी कंपनियों में बहुत पहले से चला आ रहा है और नॉर्मली यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है लाइन स्ट्रक्चर या हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है दोस्तों। ठीक है, अब अगला आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, ये भी एक तरह का हायरार्किकल मॉडल ही है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज ये होता है कि जो भी हायरार्किकल मॉडल होता है जिसमें जो टॉप में सीईओ होता है या जो टॉप में जो मेन लीडर है, वहां से जब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है तो जो डाउनवर्ड फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। तो इधर पे क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है फंक्शनल बेसिस पे, जो वो काम कर रहे हैं उनके बेसिस पे एक नीचे अथॉरिटी रखी जाती है। जो सीईओ के पास से जो काम आता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कमांड आती है, चैन ऑफ कमांड, तो वो उस पर्सन के पास आती है कि मान लीजिए सीईओ के बाद डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के पास वो इंस्ट्रक्शन आएंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, फिर डायरेक्टर के बाद उनके पास जो सबऑर्डिनेट फिर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
पहला डायरेक्टर हो गया, फिर दूसरा डायरेक्टर हो गया, फिर तीसरा डायरेक्टर हो गया। तो जब पहले डायरेक्टर के पास जब इंस्ट्रक्शन जाएगा तो पहले डायरेक्टर के पास फिर दूसरी हायरार्की बन जाती है वो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, तो इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर होता है क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। जितनी बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज हैं वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये भी थोड़ा सा फंक्शनल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, लेकिन उससे अलग होता है दोस्तों। इसमें भी टॉप में सीईओ ही होते हैं, और जो भी मेन लीडर है वो होता है। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है तो इस ये डिवीजन के वाइज जाता है। ठीक है, अभी क्या होता था, फंक्शन के हिसाब से जाता था कि मान लीजिए किसी कंपनी में एक डायरेक्टर है जो कि ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है, एक डायरेक्टर सेल्स हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उसके फंक्शन के हिसाब से उसको रोल्स डिफाइन होते थे और उनको काम डिफाइन होता था, फिर आगे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बोल के वो काम करवाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन के हिसाब से होता है। डिवीजन के हिसाब से जो है कि यहाँ पे कौन सा एक पर्टिकुलर डिवीजन बना हुआ है। ठीक है, तो हर एक डिवीजन के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, और जो चेन ऑफ कमांड है वो टॉप टू बॉटम ही होती है, और ये सीईओ के तरफ से आता है। ठीक है, और हर एक जगह अलग अलग डिवीजन होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिवीजन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग का अलग डिवीजन है। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग डिवीजन स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जो मेन लीडर होगा उनके पास, सीईओ के पास से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, फिर वो इंप्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो डिविजनल स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल तरीके का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, किसी भी कंपनी में हायरार्की वाइज देखें तो। इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, अपने काम के हिसाब से उनको और उनकी काबिलियत के हिसाब से उस एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की से हटा के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई बंदा सेल्स में है, ठीक है, वो सेल्स की हायरार्की में है और अच्छा काम कर रहा है, और जो वहाँ के डायरेक्टर है उनको दिखता है कि वो ऑपरेशंस में भी अच्छा कर सकता है, तो वो क्या करेंगे, हो सकता है बाद में उस बंदे को उठा के वो ऑपरेशन हायरार्की में भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसका जो है सेल्स का काम वहां खत्म हो जाता है, वो और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाइस वर्सा होता है, ये हर एक जगह पे जो है इत्मीनान से आराम से फिट हो जाता है, और ये बहुत ही आसानी से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और फिर आखिरी आता है टीम स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लोगों की पोजीशन चेंज नहीं होती, बट यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि ऑपरेशंस में काम कर रहा है, और ठीक है, और किसी दूसरे डिवीजन में कोई और डायरेक्टर है, उसको लगता है कि नहीं, मुझे जो है, जो ऑपरेशन वाला बंदा है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वो उस डिवीजन के डायरेक्टर से बात करके उस पर्सन से डायरेक्टली जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टीम स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर रिपोर्टिंग डायरेक्टर उसके दो हो जाते हैं, एक तो उसके इमीडिएट रिपोर्टिंग डायरेक्टर हो गया, एक दूसरा जो डायरेक्टर है, अभी जैसे ये वाले डायरेक्टर ने बात की है ऑपरेशंस में बात करने के लिए, तो ये इसके फिर दो डायरेक्टर हो जाएंगे इस पर्सन के। ठीक है, जो ऑपरेशंस में काम कर रहा है। तो ऐसे करके टीम स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो सिमिलैरिटी थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाएगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी फंक्शनल स्ट्रक्चर में और डिविजनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्योंकि डिवीजन जो है डिवीजन के हिसाब से स्ट्रक्चर किया गया हुआ है, और फंक्शनल जो है काम के हिसाब से जो है स्ट्रक्चर किया गया है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है दोस्तों इसमें, कि इट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेट ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जो जरूरत से जो काम होता है कंपनी में, ठीक है, ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को हटा देता है। तो डुप्लीकेसी नहीं होने देता, क्योंकि क्या रहता है, हर एक का काम डिफाइन होता है। जब हर एक का काम प्रॉपर तरीके से डिफाइन है, तो डुप्लीकेसी तो आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को हटा देता है। फिर अगला आता है, कम्युनिकेशन आर मेड इजी एट ऑल लेवल बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर क्लियर होता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती, अच्छे से एक क्लियर क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन जो है लोगों का होता है।
ठीक है। और इससे क्या कोई परेशानी भी नहीं होती और सब आराम से अपना अपना काम करते हैं। ठीक है। अगला आता है इट हेल्प्स रिमूविंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एम्प्लॉय इन अ कंपनी। ठीक है, या इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे जरूरी बात ये होती है कि जब किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना होता ही होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की जब डिफाइन होती है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक का काम डिफाइंड है। ठीक है, मेरा काम डिफाइंड है, आपका काम डिफाइंड है। तो जब आपका काम डिफाइंड होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब आखिरी आता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सॉरी। क्योंकि यहाँ पे हर एक का काम प्रॉपरली डिफाइन है, तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इंप्रूव हो जाता है। किसी भी कंपनी में अगर प्रोसेस डिफाइन नहीं है, आपका काम डिफाइन नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, किसी भी कंपनी के मेन अथॉरिटीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आप लोगों का काम जो है प्रॉपरली डिफाइन है, तो जो टॉप लेवल पे डायरेक्टर्स बैठे हैं, टॉप लेवल पे सीईओ बैठे हैं, तो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है कि यार ये बंदा ऐसे काम कर रहा है तो इसको इस हिसाब से प्रमोशन देना है, ये काम ऐसे कर रहा है तो इसको ये अगली जो है इसको और अथॉरिटी देनी है, या इसको और काम पकड़ाना है, या क्या, या टीम हैंडलिंग देनी है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है दोस्तों। दोस्तों होप करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैंने बनाया था। होप करता हूँ सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं और किस बेसिस पे जो है प्रमोशन दिया जाता है। ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और आप लोगों से और रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप लोग और भी किसी टॉपिक पे मुझे चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगता है दोस्तों। और कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दूँ, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं जवाब दे देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका दिन शुभ।